ठीक है, तो हम लोग, आवाज जा रही है सबको? यस सर। देखिए पहला जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, क्या क्या पढ़ाया था, फॉर्मूले वगैरह और कॉन्सेप्ट, ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। सबसे पहला था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक ये रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, एंड अनदर रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस R2 है, एंड सीरियली वाइज ऐसे ही ढेर सारे रेसिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, Rn तक। तो इसमें दो चीजें आपको बताई थी कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, या टोटल रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, या हम लोग इसको टोटल सीरीज रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तीनों एक ही चीज कहलाएगा। ठीक है, सीरीज, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस, या आर, इन सब से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जो पूरे सर्किट का एज ए कंबाइंड रेसिस्टेंस होगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, सपोज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? Rn तक। गॉट इट? अगर सारे के सारे रेसिस्टर्स इक्वल थे, R1 R2 R3, है ना, ये सारे रेसिस्टर्स अगर Rn तक अगर इक्वल हैं, किसके? R के, मान लेते हैं सारे अगर इक्वल इक्वल रेसिस्टर्स हैं, तो उस समय में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या सीरीज रेसिस्टेंस का जो सम है वो हो जाएगा R इंटू एन के। ठीक है, N इंटू R। ओके, ये मैंने बता दिया था कैसे होगा। R प्लस आर प्लस आर, 3 बार है तो 3R, 5 बार है तो 5R, 10 बार है तो 10R, N बार है तो NR। ठीक है, ओके। दूसरा था आपका, अब इसमें एक एडिशनल चीज मैं बता देता हूँ, है ना। फॉर टू रेसिस्टर्स अगर दिए हुए हों, ठीक है, अच्छा इसमें तो ठीक है, इसमें नहीं आएगा काम, ये तो सिंपल है ऐड होने, और पैरेलल वाले में बता देंगे। सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, अच्छा इसमें एक चीज और था, सीरीज वाले में एक बात तो मैंने बताया नहीं मेन, क्या है इसमें, इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बोलिए, मैं बताऊं? सीरीज वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बताइए। करंट सब जगह पे क्या होगा? बोलिए। करेंट सेम करंट रहता रिमेन्स सेम, है एंड और वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड होता है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स, है ना, या डिवाइड्स अमंग रेसिस्टर्स, जितने भी रेसिस्टर्स होंगे उनमें जाएगा, है ना, डिवाइड हो के। ओके, तो ये दो चीजें हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब फॉर्मूले आपको इसलिए मैं यूज होगा इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ जो पढ़ाया हूँ। इसमें क्या है कि आपको जो इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, इस तरह से कि ये आपका यहाँ से कनेक्शन शुरू हुआ, एक वायर चली गई, थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से। ठीक है, अगर ये R1 है इसका रेसिस्टेंस R2 है और इसका R3 है, और ये सभी के सभी ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
तो ए और बी के बीच में, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करने के लिए इसमें बताया था आपको। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया था इसमें आपको, बताइए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? करंट डिवाइड होता है। हम्म, हम्म, इसमें करंट क्या है, डिवाइड होगा। ओके, दिस इज व्हाट करंट। क्या हो रहा है, नेटवर्क बहुत स्लो है। करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज जो है वो सब जगह पर सेम रहेगा। ओके, वोल्टेज रिमेन्स सेम या पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स सेम। ओके, समझ आ रहा है सबको? तो इसका पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था कि सीरीज में आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ से करंट निकलेगा, ये जो करंट है एक वायर दूसरे वायर से इस तरह से कनेक्टेड है, तो करंट जो है बैटरी से जो भी आएगा वो सब जगह पे सेम होगा। R1 में, R2 में, R3 में, जितने भी रेसिस्टर्स हैं ठीक है, उनमें क्या है, सब जगह पे करंट क्या फ्लो करेगा, सेम फ्लो करेगा। ठीक है, करंट रेंज सेम। और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर R1 के अक्रॉस V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, यहाँ पर VN होगा, ऐसे ही सबका सम टोटल वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हो जाएगा सारे इंडिविजुअल वोल्टेजेस, इंडिविजुअल रेसिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेजेस हैं उन सबका सम हम लोग करते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है कि जब यहाँ से सपोज बैटरी से करंट यहाँ आएगा, ये करंट अगर आई है, ये करंट डिवाइड हो जाता है। तो करंट डिवाइड होने के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ये बोलते हैं कि इसका मतलब है कि वो वायर से डिफरेंट है, और वायर से डिफरेंट इसका मतलब पैरेलल में कनेक्शन है। ओके, तो करंट आप यहाँ पर देखिए, इस वाले में करंट I1, इसमें I2, इसमें I3, करंट डिवाइड हो गया। ओके, लेकिन हर जगह पर वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, अगर इसको आप मान लीजिए सपोज कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, अगर ये बैटरी से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा यहाँ पर अगर V है तो इस जगह भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, और यहाँ पर भी V होगा, हर जगह पर वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, और इसमें अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें पैरेलल में, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1। यहाँ पर 3 रेसिस्टर हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ओके, फॉर n रेसिस्टर्स यही चीज एक्सटेंड होके कहाँ तक चले जाएगा, 1/Rn तक चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग पैरेलल में रेसिप्रोकल का जो रेसिस्टर्स का जो रेसिप्रोकल्स होता है उन सबका सम को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए इसमें भी सारे रेसिस्टर्स अगर इक्वल होंगे, R1, R2, R3, है ना, अगर ये सारे रेसिस्टर्स लेट अस सपोज Rn तक, है ना, और ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हर एक रेसिस्टर R वैल्यूज की अगर होती है लेट अस सपोज, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, आप देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन, है ना, n टाइम्स 1/R। तो ये क्या हो जाएगा, n/R, है ना। लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमको चाहिए होगा तो ये हो जाएगा R/n के बराबर। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से आपको, है ना, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पूछ देगा आपको, बताओ बच्चों कि अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं n रेसिस्टर्स, है ना, n रेसिस्टर्स अगर मान लीजिए, ठीक है, आर इन सीरीज, ठीक है, और एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद फिर मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है, ऑफ इक्वल वैल्यूज, सबकी रेसिस्टेंस की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ओके, तो उस कंडीशन में
है ना। देन फाइंड आपसे पूछेगा रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल का, है ना, रेशियो क्या होगा। ठीक, तो शॉर्टकट में आप यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज अभी हमने पढ़ लिया, अगर n रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू आर, अगर सबकी वैल्यू इक्वल है। और पैरेलल में जो कनेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है r अपॉन n। ठीक है, तो इसी से आप अगर सॉल्व सर करके अगर वैल्यू देखेंगे, डिफरेंट हुआ तो? बता रहा हूँ, आर एस अपॉन में आर एन, सॉरी आर एस अपॉन में आर पी, ये हो गया आपको n इंटू आर डिवाइडेड बाई आर अपॉन n। तो आप देख सकते हैं ये हो गया n इंटू आर, ये n जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और r ये कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रॉम हियर वी गेट आर एस अपॉन आर पी इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 1, है ना। तो इनका जो रेशियो होगा वो n स्क्वायर रेशियो 1 होगा। ठीक है, हाँ ये हो गया। अभी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलिए। सर अगर आर डिफरेंट हुआ तो? अगर r डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे सीरीज की पहले, है ना, सबको सम करके टोटल सीरीज में क्या वैल्यू होगी, है ना, और फिर पैरेलल में अलग अलग होगी तो उसकी अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया? आ गया। हम्म। मान लीजिए एक हम लोग इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं आपके ही टाइप का। ठीक है, मान लीजिए एक रेसिस्टर है सपोज, ठीक है, कितना मान लेते हैं 10 ओम का। ठीक, और दूसरा वाला जो रेसिस्टर है, ठीक है, वो हो गया, इसको कर लेते हैं हम लोग, चलिए इसको भी नहीं, आपको आपने क्या बोला, अलग अलग होना चाहिए, तो मैं अलग कर देता हूँ। 10 है तो इसको हम लोग बोल देते हैं, चलिए 20 ओम बोल देते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा ले लेते हैं कितना, सपोज 30 ओम ले लेते हैं। ओके, ठीक है, अब सारे अलग अलग हो गए। अब ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, ऑल दीज रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन, बोलिए, सीरीज। 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 ओके, ठीक है, तो है ना, तो एक बार सीरीज में हो गया और एक बार ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए अपनी कॉपी में कि इनका रेशियो क्या होगा। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका रेशियो क्या होगा बताइए। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्या आ रहा है, किसका आंसर आ गया बताइए। आया किसी का आंसर? देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट R1, बोलिए। फर्स्ट का 60 ओम। गुड। फर्स्ट पार्ट में क्या है, अंजलि बताओ आंसर। फर्स्ट में क्या आ रहा है, R1, R2 एंड कॉपी नहीं R3 मिल रहा मेरे को तो। आर इन सीरीज। ठीक है, तो ओरली कर लो सॉल्व। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, सबका सम कर देते हैं सीरीज में, है ना, ये इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं R1, R2, ठीक है, और ये R3 इक्वल टू 30 ओम। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, 10 ओम
प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम, ठीक है। तो ऑल आर इन सीरीज, तो 30 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया? 60 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, R1 R2 एंड R3। सुजल आंसर बताओ कितना आया? सुजल, सुजल नहीं है क्या? अभी तो ज्वाइन किया था, फिर कहाँ भाग गया ये बच्चा? 1/R पैरेलल, पैरेलल का क्या फॉर्मूला है? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा? 10 10। R1 10 था, प्लस 1/R2 20 20 प्लस 1/30, ठीक है। 30. अब एलसीएम 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा बताइए? 60. 60, ठीक है। अब 60 से 10 को कटाइए, कितना कटेगा आएगा? 6 टाइम में 6 इंटू 1 6 हो गया। अब 20 से 60 को कटाइए, कितना? 3 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3। फिर 30 से 60 को कटाइए 2, तो हो गया 6 और 3 9 और 2 11। तो इट कम्स आउट टू बी 11/60 ओम, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं आंसर जब लिखते हैं तो यही लिख देते हैं डायरेक्टली 11/60, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो इसको पलटी मारेंगे, 1/RP है, तो RP हमारा कितना हो जाएगा? 60/11 ओम। ओके, समझ आ गया? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सुजल आ गया? अभी मैं तुम्हारा नाम तब से ले रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सुजल, कोई और बोला क्या अभी? तो देयरफॉर यहाँ से आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है? RS और डिवाइडेड बाई RP, सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो हो गया, सीरीज में कितना था? 60, ओके, और डिवाइडेड बाई, है ना, RP कितना है? 60/11, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60 इंटू 11/60 60 इंटू 11/60, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आ गया आपको? 11, है ना, लग आ गया आंसर। इनका रेशियो 11/1 हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया। ठीक है। तो अलग अलग था तो कैसे निकाल लिए? दोनों सबकी वैल्यूज को निकाले और सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको? और अगर इक्वल रहेगा तब तो सिंपल है, हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। इसका आप लोग साथ साथ जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जितना भी है, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है, जितना मैंने क्वेश्चन दिया है करने के लिए सारा। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन करें। नो सर, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दो, एग्जाम होने वाला है कल से। अच्छा, क्वेश्चन नहीं करना है? मतलब प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अच्छा, तो ठीक है, थियरी पढ़ा देता हूँ फिर मैं। सीरीज पैरेलल का अभी इसके ऊपर में क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।
तो हमारा टॉपिक देखिए कहाँ तक पहुंच गया है आपका टॉपिक। चैप्टर 12 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये देख लीजिए। सर्किट डायग्राम सब हो गया, ये सब आपको पूरा याद रखना है, ठीक है, जितना भी दे रखा है 12.1 में, टेबल 12.1 में, ठीक है। ये सारा किसका कौन सा सिंबल है वो पूरा। फिर ओम्स लॉ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ओम्स लॉ कंप्लीट है। ये इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ठीक है। और फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये भी हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, ये टॉपिक हो गया है। उसके बाद आपको रेसिस्टेंस, ये सब जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सारे आपको करने हैं, ठीक है, इन सब में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स इन सीरीज पढ़ा दिया है। और फिर इसके ऊपर ये सब एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल जिसको आपको करना है, और ये 2 क्वेश्चन है ये भी करना है। फिर रेसिस्टर्स इन पैरेलल ये भी करना है आपको, ठीक है, करा दिया है। जितने एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो टॉपिक आपको पढ़ना है ये है, ठीक। इसको अब हम लोग आपको बता देते हैं। इसके इसी टॉपिक में आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है क्या होता है? यस सर। किसी भी कंडक्टर में जब आप चार्जेस का फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, है ना। हम लोग पढ़े हैं क्यू मतलब चार्ज, वो होता है एन इंटू ई के बराबर, है ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा उसके ऊपर में चार्ज होगा, और इसी के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्यू अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते थे, करंट बोलते थे, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये सब। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जो Q बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता था, ओके। तो हम लोग लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लीजिए सपोज एल है, ठीक है। अब इस कंडक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कुछ चार्ज है, उस चार्ज क्यू को हम लोग एक एंड ऑफ दी वायर से दूसरे एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ओके। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? एक करंट फ्लोइंग, है ना, कंडक्टर, या इसको हम लोग रेसिस्टर भी बोल सकते हैं। ये जो है आपका मान लीजिए सपोज रेसिस्टर है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले इसका मीनिंग नहीं समझाया आपको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब भी किसी भी कंडक्टर से आप करंट को फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होता है,
जैसे आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर बात करेंगे तो जैसे इसमें गीजर, गीजर जानते हैं आप लोग, है ना? हीटर जो होता है, Yes, sir. ठीक है। टोस्टर, प्रेस जानते आयरन, हैं, आयरन मतलब वो प्रेस हो गया, ठीक है। 3. तो प्रेस में क्या होता है, उसको आप जैसे कनेक्ट करते हैं तो उसके जो वायर के जो एलिमेंट्स हैं वो गर्म होता है, जिसकी वजह से हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों पे, ठीक है। टोस्टर हो गया, टोस्टर में भी क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, करंट पास होने से उससे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गीजर में भी उसी तरह से फिर जो रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, वो भी उसका भी यही काम है ना। हीटर, हीटर जो कॉइल होती है जिससे खाना पकाते हैं, थोड़ी देर तक करंट फ्लो होता है, उससे हीट होना शुरू हो जाता है, जिससे खाना पकाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स हैं ये सब, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? तो तो एक हमने मान लिया, सपोज एक रेसिस्टर है या कंडक्टर, जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक। इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ, है ना, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोल देंगे। और इसका रेसिस्टेंस जो है, इसका रेसिस्टेंस अभी आर के बराबर है, सपोज इस कंडक्टर का या रेसिस्टर का, या जो वायर होगी, वायर का भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है। तो मानते हैं कि रेसिस्टेंस का रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है, ओके। अब इसको हम लोग सपोज एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। लेट अस सपोज बैटरी से या एसी वोल्टेज जिससे भी हमने कनेक्ट किया, ठीक है, एसी सोर्स से। तो अगर ये डीसी सोर्स है तो यानी कि ये बैटरी है, तो ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो होगा वो V होगा। और मान लेते हैं हम, है ना, ये जो चार्ज है ना, लेट द चार्ज Q flows through resistor, charge flows through the resistor for टाइम t टाइम के लिए इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज उस रेसिस्टर में, ओके। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इसमें इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, देयरफॉर वर्क डन, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, तो देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, moving charge Q through a potential difference V, कितना वर्क डन करना पड़ेगा आप बता सकते हैं? एनीवन? माइनस कर देते हैं ना। माइनस क्यों करेंगे? वर्क डन फॉर्मूला भूल गए? V इक्वल्स टू क्या होता था? W/Q होता था, ठीक है। याद आ रहा है? जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वर्क डन इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो दिस V इक्वल्स टू W/Q। इसलिए जो वर्क डन हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। वर्क डन होगा या नहीं होगा? बोलिए, अरे कोई कुछ तो बोलो। ठीक है। तो इतना काम उसको करना पड़ेगा, कितना? Q इंटू V के बराबर, ठीक है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसका मतलब है कि इसको जो इस चार्ज को t टाइम तक यहाँ से यहाँ तक ले जाके जा रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, और वो काम है कितने के बराबर? Q इंटू V के बराबर। इसका मतलब है ये जो सोर्स है यानी जो बैटरी है, ये इतना अमाउंट ऑफ
है ना, वोल्टेज मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा इस सर्किट को, जितना वर्क डन है उतने के बराबर, ठीक है। और इस वजह से इस सर्किट के पास जो इनपुट पावर होगा, है ना, जो इसको पावर दिया जाएगा जाएगा है ना, देयरफॉर इनपुट पावर वर्क डन किया, तो इनपुट पावर, है ना, टू द सर्किट कौन देगा इनपुट पावर? बाय द सोर्स, मतलब जो बैटरी है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला, बोलिए। वर्क डन वर्क अपॉन डन टाइम। अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन कितना देखा अभी हमने, Q इंटू वी, और अपॉन में टाइम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। Q अपॉन टी एक जैसा है, एक काम की चीज है, तो इसको अलग कर दिए, इंटू में V कर दिए, ओके। और Q अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, और इंटू में वोल्टेज, ओके। समझ आ रहा है सबको, बोलिए। तो यहाँ से एक Yes, sir. आपका एक रिलेशन हो गया, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ओके, जिसको हम लोग आगे चल के फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी फिलहाल ये बीच की चीज है ना। तो ये इसका पावर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पावर जब मालूम है और टी टाइम तक के लिए ये पावर फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी जो है सप्लाइड होगा, कितना वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट इन टाइम टी। तो क्या होता है, हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पावर इनटू टाइम, जानते हैं कि नहीं, बोलिए। अरे क्योंकि पावर हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, है ना, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। और ये वर्क डन जो होता है वही तो एनर्जी होती है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। समझ आ रहा है सबको, बोलिए। अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. हम्म हम्म। अब जो ये इसको एनर्जी मिल रही है ना, दिस एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, कौन सी एनर्जी है, इज, हीट एनर्जी। हाँ, इसकी वजह से जो होगा इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसलिए इस E को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, H से। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, पावर इंटू टाइम, और पावर आपने देखा यहाँ से कितने के बराबर था, V इंटू आई के बराबर था, ओके, इंटू टी। तो जो हीट एनर्जी जो आपको मिला उस चार्ज Q चार्ज को T टाइम तक फ्लो कराने में, तो वो हो गया VIT के बराबर, ओके, हीट। समझ आ रहा है सबको? बोलिए। अब हम लोग ये जो V है ना, वैल्यू हम लोग इनको R होता है कहाँ पे? Specific कहाँ तो आई यार, किसी को नहीं मालूम? ओम्स लॉ पढ़े ना? से क्या बोले? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज जा रही है भैया, नहीं जा रही है आवाज? अरे मेरी सर आवाज सुन बीच रहे हैं आप में लोग कि नहीं सुन अटक रहे हैं? अटक के आ रहा था। सबको अटक के आ रहा है? यस सर। ये थोड़ी clear कर। इतनी देर से आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? हाँ, बस थोड़ा देर के लिए अटक रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये V इक्वल टू आई आर जानते हैं आप लोग, ओम्स लॉ? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो इसमें यहाँ पर V की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे,
H इज इक्वल्स टू V की जगह क्या पुट कर देंगे, I इंटू R पुट कर देंगे, और एक I यहाँ पर पहले से है इंटू T। तो जो हीट है इसका फॉर्मूला, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो I इंटू आई कितना हो गया, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ओके, समझ आ रहा है सबको? तो I स्क्वायर RT जो है ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये क्योंकि जूल ने इस फॉर्मूले को डिराइव करके बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, समझ आ गया? तो ये लॉ क्या कहता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस लॉ का, देखिए कैसे आप ये पेपर में पूछा जाता है, तो आप बताओ ये लॉ हम लोग लिख के दिखाओ, है ना, स्टेटमेंट लिखना होता है। तो ये लॉ क्या कहता है, H हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, in resistor is directly proportional to square of current. H is directly proportional to I. ठीक है, and this is directly proportional to resistor, ठीक है, resistance of the resistor, and is also directly proportional to time. ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये तीन बातों को कंबाइन करके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, समझ आ रहा है? ये क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका स्क्वायर टाइम्स, अगर दोगुना करंट बढ़ा रहे हैं तो 4 टाइम्स जो है हीट बढ़ेगा। वो कंडीशन अप्लाइड है कि उसमें रेसिस्टर और टाइम कांस्टेंट है। अगर आप रेसिस्टेंस डबल करें तो हीट भी डबल हो जाएगा, और टाइम ज्यादा कर रहे हैं या 3 गुना 4 गुना जो भी कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा किसी भी वायर में या रेसिस्टर में। ठीक है, यही देखिए एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, इसको अनलिंक कर देते हैं हम। क्या बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज, पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टर। ठीक है, किसी भी रेजिस्टर के लिए, मतलब रेजिस्टर कांस्टेंट होना चाहिए रेजिस्टेंस। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, जब रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं फॉर अ गिवन करंट, देखिए आई की बात कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट, आर की बात कर रहे हैं तो आई कांस्टेंट। एंड तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू दी रेसिस्टर। ओके, सो ये आपको पूरा का पूरा तीनों मिलके क्या देता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है सबको, ये डेफिनेशन याद रहेगा कि यस नहीं? सर। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। आपको डेरिवेशन कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पूरा, कहाँ से शुरू किया कहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद आपको ये जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है। Heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to time for which the current flows through the resistor. तो ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको ऐसे बता ही दिया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में गीजर, टोस्टर, है ना, वाटर हीटर, ये सारी चीजें इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है वो भी हो गया। तो उसके बाद हमको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और फिर पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करते हैं। ओके, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. एनी नो सर। प्रॉब्लम? ठीक है।